हेलो दोस्तों, लर्निंग करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बताया था कि समय समय पर आप लोगों को हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो प्रदान की जाएगी, तो उसी के संदर्भ में अब जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो हम कक्षा 10 की गणित का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। क्योंकि इस साल जो है आपका बदला हुआ एग्ज़ाम पैटर्न है, उसी हिसाब से आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं। पिछले साल या पिछले सालों में आपके जो एग्ज़ाम होते थे वो 70 नंबर के होते थे, 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता था। लेकिन इस साल आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी आने हैं और 30 नंबर के प्रोजेक्ट होने हैं, यानी टोटल 50 नंबर आप लोगों का प्रोजेक्ट और बहुविकल्पीय का रहेगा और बाकी 50 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा, लिखित एग्ज़ाम होगा। तो आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 100। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपकी परसेंटेज को बनाने के लिए ये जो 20 नंबर के बहुविकल्पी हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को हर एक पॉइंट से आप लोगों को ये बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। और आज हम ये बहुविकल्पी ट्रिक वाले मेथड से और जो अपनी बेसिक मेथड होती है, तो दोनों से हम इस प्रकार से आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है अपना परिमेय संख्या 14,887/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी हम 1250 का ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे, तो भाग देने के बाद कितने अंकों तक अपना सवाल जाएगा, इसके बाद कितने अंक बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि हम 1250 का भाग दें 14,587 में, तो ये लंबी मेथड हो जाती है। तो इसको हम सिंपल करने के लिए जो अपना हर होता है, हर के करेंगे हम गुणनखंड। और अगर हर के गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में आता है, तो जो सबसे बड़ी घात होती है, चाहे वो m वाली हो या n वाली हो, तो जितनी सबसे बड़ी घात होगी तो उतने ही अंक तक अपना दशमलव प्रसार जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हर में इसका मान दिया है 1250, तो 1250 के करेंगे हम गुणनखंड। तो यहाँ हम भाग देंगे 2 से, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंचे 10। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बचेगा 1, 5 दूनी 10, बचेंगे 2, पचम 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, बचेगा 2, पचम 25। फिर 5 से देंगे, पचम 25। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5। अब जो इसके हमारे गुणनखंड आए, तो गुणनखंड आए 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात 4। तो अपनी जो सबसे बड़ी घात है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है अपनी, 4 है। तो दशमलव प्रसार सबसे बड़ी घात तक ही समाप्त हो जाता है। तो 5 की घात सबसे बड़ी है 4, तो अपना जो दशमलव प्रसार होगा वो 4 अंकों तक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है लासा 132 288 बराबर 3168। तो मासा 132 और 288 क्या होगा, तो हमें मासा का मान निकालना है। तो यहाँ पर भी दो तरीके होते हैं इसको हल करने के। 132 और 288 का हम गुणनखंड विधि से या भाग विधि से मासा ले सकते हैं, या फिर अपना एक फॉर्मूला होता है। अगर दो संख्याएं और लासा और मासा का मान दिया है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या का जो मान दिया है, पहली संख्या का मान दिया है 132 गुणा दूसरी संख्या का मान दिया है 288 बराबर लासा का मान दिया है 3168 गुणा मासा का मान अपन को निकालना है। तो मासा की जगह हम मासा ही लिखेंगे। अब मासा का मान निकालना है, तो जो इसके साथ गुणा में संख्या होती है वो भाग में आ जाएगी। तो मासा बराबर हो जाएगा 132 गुणा 288 और बटे में 3168। अब इन संख्याओं को हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 दूनी 22, बचेंगे 9, तो 96 हो जाएंगे। 11 8 88, बचेंगे 8, 11 8 88, 11 एकम 11, बचेंगे 2, 11 दूनी 22। तो अब इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं 12 से
12 एकम 12 और ये वाला 12 दूनी 24, बचेंगे 4, 12 चौके 48, 4 बार कट जाएगा। अब ये फिर से आ जाते हैं तो अब 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, बचेंगे 4, 12 चौके 48, फिर 2 से काट देंगे तो कितने बार कट जाएगा, 12 बार। तो इसका जो मासा है, इसका मासा आ जाएगा 12। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया गया है, तो m का मान क्या होगा। और पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 1 और चौथा ऑप्शन है 3। तो अब देखो इसका जो HCF है वो इसको 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में दिया गया है। तो पहले हमें HCF का मान पता होना चाहिए कि HCF कितना होगा। तो 65 और 117 का हम HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालने के लिए कोई ऐसी संख्या सोचनी है जिसका 65 और 117 दोनों में भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या होती है 13। 13 से 65 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 13 से 117 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। तो इसका HCF जो है, HCF कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो जो HCF है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 65m - 117 के रूप में। तो 65m - 117 का जो मान है वो 13 के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि m का मान निकालना है तो m वाला पद एक तरफ रहेगा, बाकी जितने भी m को छोड़ करके पद हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो 65m बराबर 13, ये 117 बराबर किस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 65m बराबर 13 में 117 जुड़ जाएगा, तो 7 और 3 10 और 1 और 1 2 और 1 3, तो 130 हो जाएगा। अब इसमें m का मान निकालेंगे तो 130 और बटे में हो जाएगा 65। तो अब इसमें हम भाग दे देंगे तो 13 एकम 13, 10 बार कट जाएगा, 13 पन्ना 65, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से m का जो अपना मान है, m का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना सही हो जाएगा। अब चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर ट्रिक के हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने बेसिक मेथड को इससे भी सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ट्रिक के हिसाब से देख लेते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। अब सवाल में दिया है भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। तो जो भी ऊपर वाली संख्या होती है भिन्न में तो वो अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या जो होती है वो हर कहलाती है। अब सवाल में दिया है भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो पहले भिन्न का अंश है 2, अंश है भिन्न का 5 और हर है भिन्न का 2। तो यहाँ 2 का 2 गुना होगा 4 और 4 से 1 अधिक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी उस हिसाब से पहला ही ऑप्शन अपन को मिल रहा है, क्योंकि अन्य ऑप्शन पर अगर विचार करें तो 5 का 2 गुना 10 होता है, 10 से 1 अधिक करेंगे तो 11 होगा। तो चूंकि जो 11 इसमें है नहीं, 2 का 2 गुना 4 होता है, 4 से 1 अधिक 5 होता है, तो इसमें 5 भी नहीं है। और 2 का 2 गुना 4, 4 और 1 5 होता है, तो इसमें भी नहीं है। यानी ट्रिक के हिसाब से अपना ऑप्शन जो है वो 5/2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना ट्रिक के हिसाब से। अब इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इनमें 2 चीजों के बारे में बात हुई, एक भिन्न का अंश और दूसरा भिन्न का हर। तो इसको हम मान करके करेंगे। तो माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। तो जो अपनी भिन्न होती है अंश बटे हर, यानी कि x बटे y। अब सवाल में कह रहे हैं एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। तो जो भी अंश है वो हर के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी x बराबर जो है वो 2y + 1 है। अब आगे सवाल में कह रहे हैं यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न है अपना x बटे y, हर में 3 जोड़ दिया जाए तो हर में हम जोड़ रहे हैं 3, तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो भिन्न का जो मान है वो बराबर में हो जाता है 1। 1 के नीचे हम 1 मान लेंगे, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैंची गुणा कर देंगे। तो 1 का x में गुणा होगा तो x बराबर y का 1 में गुणा होगा तो y प्लस का 3। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। दोनों x के मान है तो दोनों बराबर होंगे, तो समीकरण 1 व 2 से 2y + 1 बराबर y + 3। अब हमें y का मान निकालना है तो y इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा
और इस एक को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 2y में से y घटेंगे तो y बच जाएगा और 3 में से 1 घटेगा तो 2 बच जाएगा। यहाँ से y का जो मान है, y का मान 2 आ रहा है, y का मान किसी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। 1 में रखने पर तो y का मान हम यहाँ रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणा y का मान 2 प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5। तो x का मान आ जाता है अपना 5। तो अपनी जो भिन्न थी x बटे y, तो यहाँ x का जो मान है वो 5 है और y का जो मान है वो कितना आ रहा है 2। तो अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना 5/2, जो कि हमने पहले ही सॉल्व किया था ट्रिक के माध्यम से। तो इस प्रकार से जब हम हल करते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है सॉल्यूशन करने में। अब चूंकि बहुविकल्पी हैं तो हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उन्हें सॉल्व करना है। तो हम इस प्रकार ट्रिक के बेस से देखते हैं तो अपन आसानी से बहुत जल्द ही इन क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस 3y बराबर 6 तब x और y के मान होंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि अब इस सवाल में हम x और y के जो अपने ऑप्शन में मान दिए हैं वो ऑप्शन में मान रखेंगे और उसको सॉल्व करने पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो 6 के बराबर आएगा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो अब दिया है x प्लस 3y बराबर 6, तो अगर हम पहले ऑप्शन से चलें तो x की जगह हम कितना रख देंगे 0 प्लस 3 गुणा y का जो मान है वो रख देंगे हम 6। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 या 18 हो जाएंगे, लेकिन हमें बराबर में कितना चाहिए 6 चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं तो x की जगह पर रख देंगे हम 3 प्लस 3 गुणा दूसरे जो y का जो मान है अपना, y का मान है 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 3 एकम 3, 3 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 6, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा कि x की जगह हम 3 रखें और y की जगह 1 रखें। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 6। तो x और y के मान कितने हो जाएंगे 3, 1। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 तो x का मान होगा। यहाँ हमें हल करके x का मान निकालना है। तो अब इसे हल करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैंची गुणा करेंगे। तो इसका गुणा इसमें होगा तो 1 का गुणा x² प्लस 6 में होगा तो x² प्लस 6 ही आएगा और बराबर 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 आएगा। अब चूंकि हमें x का मान निकालना है तो x वाले पद एक तरफ रहेंगे, बाकी पद दूसरी तरफ जाएंगे। तो x² बराबर 10, 6 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x² बराबर 10 में से 6 घटेंगे तो 4 बच जाएंगे। अब x का मान निकालना है तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो ये वाली संख्या जो है वो अंडर रूट में पहुंच जाएगी। अब अंडर रूट में से जो संख्या निकलती है वो प्लस माइनस करके निकलती है। तो 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है और अंडर रूट में से जो संख्या निकलेगी वो प्लस माइनस में करके निकलेगी। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब हमारे मूल जो है वो बराबर हैं, तो मूल बराबर होने की कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर 0 या b² बराबर 4ac। अब ये बराबर की उस तरफ जाएगा तो जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अब इसमें हम ए बी सी के मान रखेंगे तो यहाँ से अपना जो b का मान है तो b का मान है अपना -12, तो इसका स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए का मान है अपना 3 गुणा सी का जो मान है वो है अपना k। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा बराबर 4 तिया 12 के। अब k का मान निकालना है तो 12 आ जाएगा इसके बटे में, तो 144 बटे 12 बराबर k। अब 12 से काट देंगे तो 144 जो है वो 12 बार कट जाएंगे और k का जो मान है k का मान आ जाएगा 12। तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। तो ये चित्र में ABC है, इसके समांतर रेखाखंड PQ है। तो ये दोनों भुजाएं जो हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं और PQ अनुपात BC का जो अनुपात दिया है वो 1:3 दिया है। हमें AP और PB का जो अनुपात है वो निकालना है। तो इस चित्र में अपन को दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, एक त्रिभुज ये प्राप्त हो रहा है और एक त्रिभुज ये प्राप्त हो रहा है, यानी त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज
ए पी क्यू ये समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, तो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपात होता है। तो ये वाली भुजा एक है तो इसकी ये वाली भुजा भी एक होगी और ये वाली भुजा भी एक होगी। अब पूरी जो भुजा का मान दिया है ए बी का, तो वो 3 अनुपात में दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा। तो पूरी भुजा का मान 3 है, ये 1 है, तो ये वाली भुजा का मान कैसे निकालेंगे? इस पूरी भुजा में से ये वाली भुजा घटा देंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2। तो ए पी और पी वी का जो अनुपात होगा तो वो हो जाएगा अपना 1:2। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। जो ए पी और पी वी का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 1:2। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर तीसरी भुजा के होती है लंबवत, समांतर, ए और बी दोनों, यानी कि लंबवत भी होगी और समांतर भी होगी और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी अगर हमें कोई त्रिभुज ए बी सी का मान दिया है तो कोई एक भुजा है वो त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो इस प्रकार ये दोनों भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। अगर किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा जो है उस त्रिभुज को 2 बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करे, यदि इस रेखा का नाम हम P और Q दें, यानी ए पी बटे पी बी का जो मान है वो ए क्यू बटे क्यू सी के बराबर हो, तो ये दोनों भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को काटे तो वो दोनों भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, बिंदुओं 4,3 व 2,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यानी हमें एक रेखाखंड दिया है, रेखाखंड मान लेते हैं कि जो रेखाखंड है वो ए है और बी है। रेखाखंड के निर्देशांक दिए हैं 4,3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 2,5। अब हमें निकालना है कि इसका जो मध्य बिंदु होगा, यानी इसके मध्य में बीचों बीच जो भी बिंदु होगा उस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये वाला जो बिंदु है ये x1 और y1 माना जाएगा, ये वाला बिंदु जो है वो x2 और y2 माना जाएगा। तो x1 का मान है 4 और x2 का मान है 2, तो हो जाएगा 4 + 2/2। y1 का जो मान है वो 3 है, y2 का मान है 5/2। तो 4 और 2 जोड़ के हो जाएंगे 6, 6/2 आ जाएगा 3, 5 और 3 जोड़ के होंगे 8, 8 का आधा करेंगे 8/2 जो है वो आ जाएगा 4। तो बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3,4। तो अपना ऑप्शन नंबर ए जो है 3,4 वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बिंदु 1,3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो जो पहला बिंदु होता है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, जो दूसरा बिंदु होता है वो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है। अगर हम इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो जैसे यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3, आगे 4, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, इस प्रकार से इसमें भी आगे बढ़ते जाएंगे। ये होता है अपना एक्स अक्ष और ये होता है अपना वाई अक्ष। अब जो बिंदु दिए हैं वो दिए हैं 1,3, यानी एक्स अक्ष पर चलना है अपन को 1 और वाई अक्ष पर चलना है हमें 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,3। तो अब वो पूछ रहे हैं कि एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष ये है अपना, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो 3 इकाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि जो बिंदु दिए हैं 1,3, तो इसकी एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो हो जाएगी 3 इकाई। फिर अगला दिया है sec थीटा = 2, तो थीटा का मान होगा। तो इसके लिए आपको जो टेबल होती है साइन कॉस, टेन कॉस, सेक और कॉसिक वाली, तो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। तो टेबल में सेक जो 2 होता है, तो सेक 2 मान होता है 60 का, तो टेबल से सेक 2 का जो थीटा का जो मान होगा वो हो जाएगा 60 का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि cos थीटा = sin थीटा और जो थीटा का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और 90 से है छोटा, तो हमें सेक ए का मान निकालना है कि सेक ए का मान कितना होगा। तो चूंकि cos थीटा और sin थीटा दोनों के मान हैं बराबर, तो जो हम टेबल देखते हैं तो टेबल में sin 45 और cos 45 दोनों के जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं। sin 45 और cos 45 दोनों के जो मान होते हैं
वो बराबर 1/√2 होते हैं। तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में 45 में जो मान होता है, कॉस 45 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 1/2, यानी जो थीटा का मान होगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। तो अब इसमें मान पूछ रहे हैं कॉस का सेक का कि सेक ए का जो मान होगा कितना हो जाएगा। तो सेक ए का भी मान कितने के बराबर हो जाएगा 45 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें √2 जो होता है, √2 भी कॉस में 45 का ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा कि इसका जो मान होगा वो 45 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का जो मान है वो कितना होगा। तो यहाँ से हम cot a का मान निकालेंगे तो 3 इसके बटे में पहुँच जाएगा। तो 3 cot a बराबर दिया है 4, तो यहाँ से जो cot a का मान है, cot a का मान हो जाएगा 4/3। तो अब देखो यहाँ से हमें मान निकालना है sec a का कि sec a का मान कितना होगा। तो अब cot की टेबल में 4/3 तो मान कहीं पर आता नहीं है, तो हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है जिसका तिल्की मेथड जो होती है वो हम लाल बटी कक्का से याद करते हैं। चूँकि अब जो फनी वे में हमें फार्मूले याद किए जाते हैं तो वो काफ़ी समय तक याद बने रहते हैं। तो इसको फनी वे में हम लाल बटी कक्का के नाम से याद रखेंगे। तो पहला होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटी कर्ण। दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटी कर्ण। तीसरा होता है लंब बटी आधार। तीसरा जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर टेन के बाद आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कॉट के बाद आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो सबसे लास्ट में आता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो हमें मान काय का पता है, कॉट ए का मान पता है। तो कॉट ए बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी जो ऊपर वाली संख्या दी हुई है ये आधार का मान है, जो नीचे वाली संख्या दी हुई है वो लंब का मान है। तो आधार का जो मान है वो 4 दिया है, लंब का मान 3 दिया है। तो यहाँ से हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा कि कर्ण का मान कितना आएगा। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का जो मान दिया है, आधार का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर, लंब का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 और 9 जुड़ के हो जाएंगे 25, 25 में से बाहर निकल आएंगे 5। तो कर्ण का जो मान है, कर्ण का मान आ जाएगा 5। अब हमें मान काय का निकालना था, अब हमें मान निकालना था सेक ए का। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से हम मान रख देंगे, कर्ण का मान 5 है और आधार का जो मान दिया है वो 4 दिया है। तो सेक ए का जो मान है वो 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे कि 5/4 जो ऑप्शन नंबर बी है, तो ये अपना सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक रेखाखंड जिसका कोण 60 डिग्री का है का क्षेत्रफल होगा। तो हमें एक रेखाखंड दिया है जिसकी त्रिज्या का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और कोण का मान दिया है 60 डिग्री, यानी आर का जो मान है वो 6 सेंटीमीटर दिया है और कोण कहलाता है थीटा। तो थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री का दिया है। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो त्रिज्या के द्वारा जो खंड काटा जाता है वो कहलाता है त्रिज्य खंड। तो हम यहाँ से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। तो यहाँ मान रख देंगे, जो थीटा का मान दिया है वो 60 डिग्री का दिया है, 60/360 बड़ा पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है और त्रिज्या आर का मान दिया है हमें 6, तो स्क्वायर है तो 6×6 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 6 36, 6 से ये वाला 6 कट जाएगा। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 22 का गुणा 6 में होगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 और बटे में हो जाएगा 7। तो इसका जो मान है तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर पहला 132/7 सेंटीमीटर है, इसलिए ये वाला होगा नहीं। 132/7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है त्रिज्या ए इकाई वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले एक वर्ग का परिमाप होगा। तो एक हमें त्रिज्या का मान दिया है ए और वर्ग खींचा गया है उस वृत्त के परिगत मतलब बाहर की तरफ।
तो हम एक वृत्त बनाते हैं। तो ये हमने वृत्त बना लिया, इसकी त्रिज्या जो r है। फिर वृत्त के परिगत खींचे जा सकने वाले वर्ग का परिमाप। तो परिगत मतलब इसके बाहर की तरफ हम एक वर्ग खींचेंगे। ये बाहर की तरफ हमने वर्ग खींचा, इसकी जो त्रिज्या का मान दिया है, त्रिज्या का मान a है। अगर हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे तो ये इसकी वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, जिसका मान जो है वो a दिया है। और इससे इसको मिला देंगे तो ये भी वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, और इस पूरी को मिला देंगे तो ये वृत्त का व्यास बन जाएगा। और ये जो वृत्त का व्यास होगा इस वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा जो है वो 2a निकल के आएगी। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा का जो मान है वो 2a है। तो जो परिमाप हो जाएगा वो 8a इकाई हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना सही हो जाएगा कि एक इकाई के एक वृत्त के परिगत खींचे जाने वाले वर्ग का जो परिमाप होगा वो 8 इकाई हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, तब तार की मोटाई क्या होगी। तो हमें तार की मोटाई का मान निकालना है। अब दिया है व्यास 1 सेंटीमीटर वाले और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले तांबे की छड़ को। तो जो तांबे की छड़ होगी वो इस प्रकार से बेलन के आकार की हो जाएगी। इस तांबे की छड़ से हमें खींचना है, एक तार खींचना है, तो वो तार भी बेलन के आकार में ही होगा इस प्रकार से। अब इसमें दिया है इस जो छड़ है तांबे की, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 1/2 हो जाएगी। और इसकी लंबाई जो है, लंबाई ऊंचाई कहलाती है, तो लंबाई का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। इसको समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तो इस तार की जो लंबाई है वो 18 मीटर है। तो 18 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 1800 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अब हमें निकालना है इस तार की मोटाई कितनी होगी। तो मोटाई निकालने के लिए हम इस तार की त्रिज्या का मान निकालेंगे। त्रिज्या का 2 गुना जो उसका व्यास निकलेगा वो तार की मोटाई के रूप में आ जाएगा। तो तांबे का तार को हम इस बेलनाकार तार के रूप में फैला रहे हैं, तो दोनों का जो आयतन है वो बराबर आएगा। यानी तांबे के तार का आयतन बराबर छड़ के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो जो तांबा है, तांबे का तार है वो भी बेलन के रूप में है, और जो छड़ है वो भी बेलन के रूप में है। तो दोनों का आयतन बराबर बेलन के आयतन के बराबर होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h बराबर पाई। इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल R मान रहे हैं और इसकी ऊंचाई को कैपिटल H मान रहे हैं। तो यहाँ पाई से जो पाई है वो कट जाएगा। अब इसकी त्रिज्या का मान दिया है 1/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, 1/2 गुणा 1/2। इसकी ऊंचाई का जो मान है वो 8 दिया है, तो ऊंचाई की जगह हम 8 रख देंगे बराबर r²। और h का मान इसका 1800 दिया है, तो इसका मान हम 1800 रख देंगे। अब 2 दूनी 4 और 4 से हम 8 को काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा r² इंटू 18। तो अब हमें r² का मान निकालना है, तो ये बटे में आ जाएगा। तो r² बराबर हो जाएगा 2/1800। अब इसको काट देंगे हम, 2 नम 18। अब r² बराबर आ गया अपना 1/900। अब r का जो मान निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट चला जाएगा, तो 1/900। 900 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 से 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है। 900 में से अपना 30 बाहर निकल आएगा। अब 30 का भाग हम 1 में देंगे, तो 30 का भाग, अब देखो ऑप्शन में जो अपन को दिया है वो मिलीमीटर में दिया है, और ये वाला जो अपना आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ से हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसमें हम 10 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ एक 0 से एक 0 कट जाएगा, बचेगा अपना 1/3, ये मिलीमीटर में आ जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा, अब 3 का भाग 1 में देंगे तो 0.10 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो ये तो आई अपनी त्रिज्या। अपन को निकालने था तार की मोटाई की। तार की मोटाई कितनी होगी, तो तार की जो मोटाई होगी वो व्यास के बराबर होगी। तो त्रिज्या 0.33 है, तो इसका जो व्यास होगा d
वो त्रिज्या का 2 गुना होगा, तो 2 गुणा 0.33, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0.66 मिलीमीटर। तो यहाँ से अब जो 6 है, इसके बाद ये 6 ऐसे रिपीट होता जाएगा, तो पीछे वाला एक अंक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 0.67 के लगभग आ जाएगा ये। तो जो मोटाई होगी तो वो अपनी 0.67 मिलीमीटर के लगभग हो जाएगी। तो उस हिसाब से अपना जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक शटलकॉक का आकार निम्न संयोजन का होता है। पहला ऑप्शन है एक बेलन और एक गोले के आकार का, दूसरा ऑप्शन है एक बेलन और एक अर्धगोले के आकार का, तीसरा ऑप्शन है एक शंकु और एक गोले के आकार का, और चौथा ऑप्शन दिया है एक शंकु के छिन्नक और अर्धगोले के आकार का। तो चलिए हम शटलकॉक बनाते हैं। तो जो बैडमिंटन की शटलकॉक होती है, नीचे से इस प्रकार से होती है और ऊपर की तरफ आते हुए ये इस प्रकार की हो जाती है। यानी नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये अर्धगोले के आकार का होता है और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो शंकु के छिन्नक के आकार का होता है। तो जो शटलकॉक का संयोजन होता है वो अर्धगोला और छिन्नक दोनों का सम्मिलित रूप होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है एक शंकु के छिन्नक और अर्धगोले के आकार का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन दिया है अपना 0, 1, 2 और 8। चूँकि 0 जो होती है वो भाज्य और अभाज्य किसी भी संख्या में सम्मिलित नहीं होती है, और 1 जो होता है 1 भी किसी संख्या में सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि सभी संख्याओं में 1 से तो भाग जाता ही है। तो यहाँ पर संख्या जो 2 है, तो 2 एक ऐसी संख्या होती है जिसके हम फैक्टर या गुणनखंड करते हैं तो केवल वही संख्या एक ही आता है और अन्य कोई दूसरी संख्या नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना सही हो जाएगा। अब इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन दिया है, यदि अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 6 तथा अल्फा प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है, तो अल्फा का मान होगा। तो हमें यहाँ अल्फा का मान निकालना है। तो अब चूंकि हमें समांतर माध्य का मान 11 दिया है, तो यहाँ हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो समांतर माध्य का ही लगाएंगे। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ हमें ऊपर पदों का योग करना पड़ेगा। योग करने के लिए जितने भी अपने पद दिए हैं समस्त पदों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पद दिए हैं अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 6 और अल्फा प्लस 8। तो इन सभी को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ से अल्फा और अल्फा 2 अल्फा और एक 3 अल्फा, 4 अल्फा और 5 अल्फा। तो समस्त अल्फा को जोड़ेंगे तो वो 5 अल्फा आ जाएगा। बाकी संख्याओं को हम अलग जोड़ देते हैं। तो संख्याएं अपनी हैं 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो यहाँ पर बाकी संख्याओं का योग जो है वो 20 आया। यहाँ से हम पहले इन सभी अल्फाओं को जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 अल्फा है, तो ये अपना 5 अल्फा आ गया। बाकी संख्याओं को जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो पदों का योग आ गया 5 अल्फा प्लस 20। और बटे पदों की जो संख्या है वो है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ हम 5 से भाग दे देंगे। और समांतर माध्य का मान दिया है 11, तो समांतर माध्य की जगह कर देंगे 11। अब इसको सॉल्व करके हम अल्फा का मान निकालेंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैंची गुणा होगा। 1 का गुणा 5 अल्फा में होगा तो 5 अल्फा प्लस 20 बराबर यहाँ 5 का गुणा 11 में होगा तो 55। अब चूंकि अल्फा का मान निकालना है तो अल्फा वाला पद एक तरफ रहेगा, बाकी दूसरी तरफ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर 20 को हम दूसरी तरफ पहुँचाएंगे तो 55 माइनस 20 हो जाएगा। तो 5 अल्फा बराबर 55 में से हम 20 घटा देंगे तो यहाँ पर 5 और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बच जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 35/5। 5 से भाग दे देंगे इसे तो 7 बार जाएगा। तो अल्फ़ा का मान जो है वो 7 निकल के आएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस श्रृंखला में आपके जो 20 बहुविकल्पी होते हैं तो 20 बहुविकल्पियों को पूरा कराया गया है। और इसी प्रकार से ये केवल बहुविकल्पी वाला पोर्शन पूरा हुआ है। तो अन्य पोर्शन में जो हमारे 1-1 नंबर के या 2-2 नंबर के 4 और 6 नंबर के सवाल आते हैं तो वो भी आगे आपको कंटिन्यू कराए जाएंगे। धन्यवाद।